श्रीवास्तव। आज 5वीं पंचायत में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र होगा सैम पित्रोदा के उस बयान का जो सैम पित्रोदा ने बयान दिया है। वो बयान ये दिया है, बहुत विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका का जो विरासत कर कानून होता है वो बहुत अच्छा कानून है और एक तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि ये कानून भारत में भी लागू हो जाना चाहिए। सैम पित्रोदा ने जैसे ही ये बयान दिया, इस बयान के बाद जबरदस्त तरीके से जो है वो हंगामा मच गया, सियासी हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके खिलाफ इस बयान के ऊपर अपने बात कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया, लेकिन तब तक बहुत देर कांग्रेस के लिए हो चुकी थी। सैम पित्रोदा अपने बयान से यू टर्न ले लिया सैम पित्रोदा ने। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और कई कांग्रेस के बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि यह बयान जो है वो सैम पित्रोदा की निजी राय है। लेकिन यह दलील गले नहीं उतरती, क्योंकि सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। सैम पित्रोदा जो हैं वो एक बहुत बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता कि वो राजीव गांधी के मित्र थे, राजीव गांधी के सलाहकार थे। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह के भी वो सलाहकार रहे। उसके बाद राहुल गांधी को समय समय पर वो सलाह देते रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ सैम पित्रोदा की नहीं है। एक और विवादित विषय आज सामने आया और वो विवादित विषय ये था कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने एक सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण जो है वो ओबीसी कोटे से लेकर मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, और इसका उदाहरण उन्होंने कर्नाटक का दिया। इसे लेकर भी बहस चल रही है। आज हम दोनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद किस तरह का सियासी घमासान मचा। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. In India, you don't have that. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। While he is free to say whatever he has to say on issues on which he feels strongly, it's not always that he reflects the views of the Indian National Congress. And on this particular issue also, he is not reflecting the official position of the Indian National Congress. सैम पित्रोदा ने यह कहा कि वो अमेरिका से प्रेरित होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे। अब मैं पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अमेरिका की बेफोलो लिवर की इन्होंने
गंदगी का चित्र दिखाकर भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया था। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थी। इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित हैं और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं? तो आज एक सैम पित्रोदा का जो बयान आया उसके अलावा एक और सियासी बहस छिड़ गई है और वो मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस दलितों आदिवासियों का आरक्षण छीनकर इसे मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। तो आज पांचवी पंचायत में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला विषय जो होगा वो ये है कि सैम पित्रोदा का बयान को लेकर किस तरह से सियासी घमासान मचा है, और इसके अलावा हमारा दूसरा विषय होगा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है और उसे लेकर चर्चा में मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह, वहीं कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ मौजूद हैं अजय उपाध्याय, वहीं हमारे साथ मौजूद है हर्षवर्धन त्रिपाठी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही संवैधानिक मामलों के जानकार डीके दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पांच की पंचायत में। एसएन सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ है, क्योंकि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उसे लेकर विवाद हुआ, लेकिन बाद में कांग्रेस ने यह कह दिया कि ये उनकी निजी राय है, और सैम पित्रोदा ने भी बयान से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। तो फिर इस पर अब सियासी घमासान क्यों? प्रखर जी, देखिए, सियासी घमासान नहीं हो रही है, ये बताने का कार्य हो रहा है कि ये कांग्रेस की पूरी विचारधारा है, केवल वक्तव्य नहीं है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ही सिर्फ नहीं ले आती। कांग्रेस की, प्रखर जी, जब भारत में सरकार रहती है उस तरह के कार्य करने का कार्य करती है। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पे एक अधिकार होता है। कांग्रेस की ही सरकार में आप देखे होंगे 2014 के चुनाव के पहले देश में बहुत सारी संपत्तियां, और मुझे लगता है लुटियन जोन में 122 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। कांग्रेस की ही सरकार में हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है। कांग्रेस की ही सरकार में देश में इमरजेंसी लगाया जाता है। कांग्रेस की ही सरकार में देश के संविधान को बदलने का कार्य किया जाता है 75-76 रुपए की भी। कांग्रेस के ही सरकार में सभी कार्य किए जाते हैं। इस नाते कहा जाता है कि विदेश मूल के व्यक्ति द्वारा निर्मित ये जो विदेशी कंपनी की तरह कार्य करने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो हमेशा भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत की परंपरा को कुचलने का कार्य करती है। अरे बयान देखिए कैसा कैसा आता है। आप अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम स्क्रीनिंग कराएंगे, हम एक्सरे कराएंगे, देखेंगे किसके पास कितने संसाधन, उसको बांटने का कार्य करेंगे। उसी को तो आगे बढ़ाने का वो कार्य किए। और पहले भी देश में खुलेबंदी और नसबंदी, धार्मिक यात्रा, तमाम छूट, ये सब करके तो उन्होंने दिखाने का कार्य किया है। निश्चित तौर पे प्रखर जी, चिंता का विषय तो है ही है कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है और जैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का करने का, वो दोनों मिलाकर ये माना जाता है कि कांग्रेस की ये मंशा है कि जब कभी भी अगर देश में उसकी सरकार बनती है तो अभी तक तो कहती थी कि देश के संसाधनों पे एक अधिकार है, अब वो पूरे संसाधनों को उनको देने का कार्य करेगी। आप बताइए, आज जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो किसके नाते? तुष्टीकरण के नाते। बहुत सारे देश के ऐसे फैसले वो किसके नाते हैं? तुष्टीकरण के नाते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे तुष्टीकरण के कार्य नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस अगर ऐसा तुष्टीकरण का कार्य करती है तो देश की जनता जागरूक है, जानकार है, वो देखती है। प्रखर जी, एक बहुत बड़ा सवाल है।
प्रखर जी, जब दुनिया की इकोनॉमी वो हिल डुल रही थी, उस समय में भी भारत की इकोनॉमी क्यों स्थिर रही? क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है प्रखर जी, जहां पे लोग खर्च से ज्यादा संचय करते हैं। गांव में दादी, माता, बहनें हमारी जो भी होंगी, उनके पास आप देखे होंगे, अगर लाख रुपए होगा तो उसमें से 20,000 30,000 ही खर्चेंगी, 60-70 हजार रुपए वो रखते हैं। किसी के पिता भी रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जीवन में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, उन बुरे दिनों के लिए सब बचा के चला जाता है। इसी नाते जब दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट रही थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था वो स्थिर थी। आज कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ये चाहती है कि दुनिया की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी इसी तरह से जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण भारत के लोगों को के संसाधनों पे ऐसे लुटेरे, ऐसे रोहिंग्या, ऐसे आतंकवादी, ऐसे अपराधी जिनके पास न संसाधन है, न संस्कृत है, न विरासत है, उनको भारत की विरासत को लूट के दे देने का कार्य किया जाए। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, आप देखिए इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का आज का एक बयान थोड़ा ना है, इसके पहले भी वो बहुत सारे बयान दे चुके हैं। 2019 में वो कहते हैं कि मिडिल क्लास तो स्वार्थी होता है, उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बयान ये देते रहे हैं लोग। आज भारत की जनता ये जान रही है कि देश सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। मोदी जी के नाते आप देखे हमारे होंगे साथ अजय उपाध्याय योजना चले जी, हमारे साथ अजय उपाध्याय भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी, उसको खोलिए। कांग्रेस की तरफ से जो दलील आ रही है, वो एक बार बार कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो थरूर जी हों, कि सैम पित्रोदा की ये निजी राय हो सकती है। लेकिन सैम पित्रोदा का जो कद है पूरी कांग्रेस पार्टी में, और आज से नहीं, 1980 के दशक से राजीव गांधी के वो सलाहकार रहे, सोनिया गांधी के सलाहकार रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में सलाहकार रहे, राहुल गांधी को समय समय पर सलाहकार देते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो उनका ये बयान निजी विचार कैसे माना जा सकता है जब वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं? और जब वो इस तरह की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बात आती है कि शायद कांग्रेस की कहीं ना कहीं मंशा इसी तरह की रही होगी। अजय जी, अजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे था। लगता है अजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन जी, जो ये बयान आ रहा है सैम पित्रोदा का, और उसके बाद जो कांग्रेस दलील दे रही है, क्या वो दलील गले उतरने वाली है? कि कह रहे हैं बार बार कि नहीं, ये तो जो है वो कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये उनका निजी विचार है, कांग्रेस का विचार नहीं है। क्या ये दलील जनता के गले में उतरेगी? ये प्रखर जी, पीछे से कुछ आवाज आ रही है, उसको जरा बंद करा दीजिए। जी, पीसीआर टीम जरा देखिए ऑडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है हर्षवर्धन जी के। पिछले कुछ समय से जी, अगर आप देखें तो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुना जाना चाहिए। जो काम सैम पित्रोदा ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसको सामने ला दिया है। वो और कोई नई बात नहीं है, कोई सैम पित्रोदा अलग से कुछ कह रहे हो, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। मुझे ये दिख रहा है कि सैम पित्रोदा ने उसी बात को सामने ला दिया जो राहुल गांधी लगातार कह रहे थे। इस दिन ये जो घोषणा पत्र है, जो सामाजिक न्याय पत्र है, वो सामने आया। और आज जब वो सामाजिक न्याय सम्मेलन दिल्ली में कर रहे थे, अगर वो इस सम्मेलन में कहते कि नहीं, जो कहा जा रहा है वो गलत है, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, आज फिर से लगभग उसी बात को राहुल गांधी ने दोहराया है। आज फिर से उन्होंने कहा है वही भाषा, वही सब कुछ, एक्सरे करेंगे किस वर्ग के हाथ में कितना धन है, उसके बाद उसको हम देखेंगे कि वो सही लोगों तक पहुंचे। ये सही लोगों तक जितना जिसका हिस्सा उसका हक, ये खतरनाक है प्रखर जी। देश विभाजक विचार है ये। और पिछले 70 में से 55 वर्षों में, 75 में से 55 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही, और ये हर कोई जानता है कि पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, उनकी अगर नीतियां नहीं आई होती तो इस देश में सिर्फ कुछ लोगों को धन कमाने, कुछ लोगों को राजनीति करने, कुछ लोगों को पैसा कमाने, कुछ लोगों को ठेकेदारी करने, कुछ लोगों को जमींदारी करने, कुछ लोगों को खेती पर कब्जा करने, उसका पूरा अधिकार था। आज देश में हर कोई एस्पायर कर सकता है कि वो पैसे कमाए, मेहनत करे। और ऐसे समय में जब सैम पित्रोदा का बयान आता है, जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, और राहुल गांधी जब विदेशों में गए तो भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं, तब वो चिंता की बात हो जाती है। और अमित शाह ने जो बात कही
कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है तो राहुल गांधी को कहना चाहिए कि हमने अपने जो घोषणा पत्र में कहा है या जो हम घोषणा पत्र लागू करते हुए उसको लॉन्च करते वक्त बोल रहे थे हम उसको वापस लेते हैं। ये कहना चाहिए उनको, स्पष्टता से ये बात कहनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ डीके दुबे साहब भी हैं। डीके दुबे साहब, आप संविधान के जानकार हैं। ये जो 55% जो संपत्ति कर होगा, जो विरासत से जो किसी व्यक्ति को मिलेगा, उसमें 55% तक जो है वो सरकार रख लेती है अमेरिका में, ऐसा पित्रोदा जी ने दावा किया। क्या यह भारत में कानूनी रूप से संभव है? क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी दुबे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो वो कह रहे हैं यूएस का मतलब है 13 + 37। 13 + 37 का मतलब है कि 38 देशों का एक समूह है। वहां हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट का अपना लॉ है। बिल्कुल। कुछ 3 विषय केंद्र के पास हैं, इसलिए उनमें से किसी एक आध स्टेट में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं कह नहीं सकता। वैसे जनरली तो नहीं है। 6 राज्यों में है, वहां पर 6 राज्यों में अलग अलग दर है जो विरासत का जो मिलती है, तो उसमें लगता है ये अभी तक रिसर्च में जो सामने आया है। जी, मैं भारत की बात करता हूं। जी, भारत में किसी की भी प्रॉपर्टी लेने के लिए सरकारी योजनाओं के लिए ली गई हो, चाहे जमींदारों की ली गई हो, चाहे प्रिंसली स्टेट्स की ली गई हो, बिल्कुल बिना कॉम्पनसेशन के किसी की संपत्ति पर सरकार एक टुकड़ा भी नहीं ले सकती। और भारत लेजिस्ट फेयर स्टेट है। लेजिस्ट फेयर स्टेट का मतलब होता है कि हम जो व्यापारी है, जो व्यापारी वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है या जो काम करने वाला है, उसकी इंटरनल पॉलिसीज में इंटरवीन नहीं करते। दूसरी बात यह भी है कि आप बिना बिना फेयर कॉम्पनसेशन के हम किसी की संपत्ति को नहीं छू सकते। सक्सेशन के लॉ की जहां तक बात करोगे, भारत के व्यापारी ने अगर कुछ पैसा इकट्ठा किया है, भारत के व्यापारी के पास कुछ है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक बात सोचिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है और वो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आया, वो इन्वेस्टमेंट क्या, आप सोच के देखिए, वो इन्वेस्टमेंट जो आया है वो यहाँ पर कुछ काम करता है, यहाँ कुछ पैसा पैदा करता है, क्या उसका 55% भारत में रखवा कर उसको वापस करेंगे? और अगर आप रखवा कर भारत में वापस करेंगे तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? इस तरह का स्टेटमेंट या इस तरह की जरा सी भी 55% छोड़ दीजिए, 5% पर भी अगर सरकार इस पर कोई बात करती है तो ऐसी परिस्थिति में भारत में आ रहा है इन्वेस्टमेंट, भारत में हो रहा व्यापार, भारत का व्यापारी वर्ग जो बड़ा हो रहा है, भारत में जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, वो सब का सब यहां से बाहर पलायन कर जाएगा। ये संभव नहीं है भारत में। भारत के नियमों के अनुसार आर्टिकल 300 कैपिटल ए कि मैं आज की तारीख में प्रॉपर्टी या धन या मेरी संपत्ति मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में से कुछ भी लेने के लिए सरकार को पूर्ण अधिकार नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल परिस्थितियों की बात अलग है। जब हम ये कहते हैं कि भारत में इमरजेंसी लग जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन भारत में जनरल कानून ऐसा नहीं है और ऐसा विचार भी नहीं किया जा सकता भारतीय कानूनों के अनुसार। इसलिए स्टेटमेंट संविधान में परिवर्तन करना होगा, डीके दुबे साहब। नहीं, परिवर्तन भाई, आप एक बात बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है हम भारत के लोग, यहाँ मोनार्की नहीं है, यहाँ प्रिंसली स्टेट्स नहीं है, हम भारत के लोग हैं, सारे संसाधन भारत के लोगों के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन कर लें? सपोज आपने 300 कैपिटल ए में संशोधन कर दिया, अगर संशोधन करने के बाद आपने प्रॉपर्टी लेने की बात कर दी या सक्सेशन में प्रॉपर्टी लेने की बात कर दी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अगेंस्ट में जाता है। ये भारत की मूल संरचना ही नहीं है कि हम कम्युनिस्ट शासन की तरह शासन करें या फिर हम मोनार्क की तरह शासन करें। भारत में प्योर डेमोक्रेसी है और हम भारत के लोग यहाँ पर प्रिवेल करते हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय जी से संपर्क जुड़ गया है। मैं पहले अजय जी आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंची। मेरा सवाल यह कि कांग्रेस अभी ये दलील दे रही है सैम पित्रोदा के बयान पर कि सैम पित्रोदा की ये निजी राय हो सकती है, लेकिन सैम पित्रोदा का जो कद है वो बहुत बड़ा है। वो 80 के दशक से राजीव गांधी के करीबी रहे, मनमोहन सरकार के सलाहकार रहे, इसके अलावा समय समय पर राहुल गांधी को सलाह देते रहे और कांग्रेस के कई बड़े नेता जयराम रमेश तक उन्हें अपना मेंटर मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति की बात को, ऐसे व्यक्ति के बयान को कोई निजी राय कैसे मान सकता है? अजय जी।
अजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है अजय जी के साथ जो हमारी संपर्क है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इस वजह से शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एसएन सिंह साहब, मेरा सवाल। जी जी अजय जी, जी अजय जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है जी, आ रही है जी, आ रही है अजय जी। यदि मेरी आवाज आ रही हो तो मैं चाहता हूं कि डिटेल्स में सारी चर्चा आपको जो मैंने अभी तक सुना है जी, जिस तरह से बात हो रही है सेम पित्रोदा जी के बात को, मैं एक उन्हीं का स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। जी मुझे आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज क्या आपको मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है अजय जी, बिल्कुल मिल रही है जी, अपनी बात कहें। जी अजय जी, आपने मेरा सवाल सुना था या मैं फिर से दोहराऊं? मैं एक वीडियो, मैं आज का वीडियो उन्हीं का दिखाना चाह रहा था जी, जो आवाज आप लोगों ने आज ट्विस्ट करके पूरी डिबेट में लाने का प्रयास किया है। और भाजपा के नेता, विशेषकर प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े पद पर होकर यदि झूठ बोल रहे हैं तो आश्चर्य लगता है। आज उन्होंने उस अंश को लिया है जो अंश उनको सूट करता है, जबकि वो अंश उन्होंने उदाहरण के तौर पे अमेरिका में जो है वो रखा। जहां तक बात सैम पित्रोदा ने जो रखी है बात, उसमें उन्होंने 30 सेकंड पहले उसी वीडियो में उसी का आंसर देने के पहले जो बात रखी है, मैं चाह रहा हूं कि उसको बताना चाह रहा था, जरा आपके दर्शक सुन लें। जी हम ये बयान सुना चुके हैं अजय जी, ये बयान सैम पित्रोदा जी का हमने बाकायदा प्रोग्राम शुरू होने के पहले सुनाया है। जी आप अपनी बात कहें, वो बयान हम सुना चुके हैं, आप अपनी बात कहें, आप क्या कहना चाहते हैं वो कहें अजय जी। ये क्या उन्होंने कहा है, यही से शुरू होती है झूठ का बाजार जो भाजपा के और प्रधानमंत्री जी के लोग जो है यहाँ चैनलों पर भी बैठे कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री जी झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि भारत के लोगों का जो है संपत्ति जो है ले ली जाएगी। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं है। बाद में उन्होंने इसकी स्पष्टीकरण भी दे दी। फिर भी छोटे मुद्दों को भटकाना है, एक्चुअली है क्या, सरकार बौखलाई हुई है। मैं बोल रहा हूँ गैप है, लैगिंग है आपके इस टाइमिंग में, टाइमिंग का लैगिंग है। जरा सुनिए, बीच में आप प्रखर कर रहा है। ठीक है, लेकिन अजय जी जो आपने अपनी बात कही वहां तक सैम पित्रोदा जी ने जो बात रखी है कॉन्टेक्स्ट में कहा और उसको उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है उसी समय उसी वीडियो में, लेकिन एक पार्ट को काट कर चलाया जा रहा है और गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास है, लेकिन पूरा देश देख रहा है। लेकिन आपकी पार्टी के अजय जी आपने बात जो कही वो ठीक बात है, आपने जो बात कही ठीक बात कही, लेकिन मेरा सवाल अजय जी मेरा सवाल ये है कि फिर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते थे, अरे भाई एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसको अब सुन रहा है और आप पर थू कर रहा है कि ऐसी कोई बात प्रधानमंत्री जी ने कही नहीं। SC ST OBC सबकी बात उन्होंने कही थी और सबके साथ माइनॉरिटी जी के भी अधिकार की बात कही थी। नहीं देखिए सैम पित्रोदा, अंतिम बात, तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के पहले भी मैनिफेस्टो में था, ये भी उन्होंने झूठ बोला है। 96 सुनिए, 96 और 99 के 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, बोलिए। लाइटिंग है, मुझे बात करने में दीजिए पूरा। प्रखर जी, आपकी आवाज और मेरी आवाज में लैगिंग हो रही है, 10 सेकंड का डिफरेंस लग रहा है, मुझे पूरा क्लियर कर लेने दीजिए, फिर आप बीच में बोलिएगा, क्योंकि बाकी वक्ताओं के बीच आप कहीं नहीं बोल रहे और बीच में तो डिस्टर्ब है, उसमें भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तीसरी बात, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने। रीडिस्ट्रीब्यूशन मनी का जो है ये भाजपा के मैनिफेस्टो में 2096 और 99 के मैनिफेस्टो में था। ये पूरा देश देख सकता है, आपका कैमरा मैन हो तो इसे दिखा सकता है कि कैसे 2096 और 99 के मैनिफेस्टो में वाजपेयी जी ने रखा था। इसका मतलब ये वाजपेयी जी को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मंगलसूत्र से लेकर और मछली और मुसलमान तक आ गए, महंगाई और इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है। देश में जो अपने संपत्ति इनके मित्रों की बढ़ी है, अब 20 पूंजीपति मित्रों की संपत्ति इतनी बढ़ गई है कि यदि उसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर दें अगले 20 साल तक इस देश में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, यदि जितना कर्ज इन्होंने माफी की है
ठीक है। अपने मित्रों की 16 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। यदि उसको हम बचा करके गरीबों में बांट देते तो 20 साल तक हम जो है 400 रुपए का सिलेंडर देते। यदि ठीक है। हम उन्हीं पैसे को एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी बच्चों के लिए, ठीक है, मुझे आपको यहाँ पे रोकना होगा, मुझे आपको यहाँ पे रोकना होगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो आपने सवाल उठाए उनका जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब से लूंगा। लेकिन फिलहाल 5 की पंचायत में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। 40 से 50 सेकंड का डिले है। तो 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं सैम पित्रोदा के बयान पे। साथ ही हम इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर किस तरह से सियासी घमासान मचा है। हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अभी आपने अजय उपाध्याय जी की बात सुनी, उनका कहना है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। असल में सैम पित्रोदा का बयान कुछ और था और वैसे भी जो घोषणा पत्र है उसमें अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुल मिला के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं। एसएन सिंह साहब। प्रखर जी देखिए, प्रखर जी देश टेप रिकॉर्ड से थोड़ा सा बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन टेप रिकॉर्ड में क्या जो कैसेट होता है, आप सवाल कुछ भी पूछेंगे वही बताएंगे। भाई कांग्रेस के ही लोगों से कहा गया, सवाल पूछे, तमाम पत्रकार आपके चैनल के माध्यम से, तमाम वरिष्ठ चैनलों के माध्यम से जाकर लोग पूछे तो बोले कि नहीं ये कांग्रेस का नहीं, उनका निजी बयान, मतलब वो भाग रहे हैं, उन्होंने बयान दिया। तो वो भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ से भारत को गाली देने की बात करेंगे, भारत की संस्कृति को विखंडित करने की बात करेंगे और बाद में कह देंगे ये उनका निजी बयान। ये कौन कहता है? कांग्रेस के वरिष्ठ जन करते हैं। अब यहाँ प्रवक्ता बैठकर, जब उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई जवाब नहीं है, आज की बात नहीं हो रही, केवल आज ही की बात, ये हमेशा से कांग्रेस ऐसा कार्य करती रही है। आप प्रखर जी इनसे पूछिए, हिंदू आतंकवादी शब्द कौन गढ़ा? कांग्रेस के लोग। आज तक रोहिंग्या, धर्मांतरण और 3 तलाक, लव जिहाद पर देश में सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि तुष्टीकरण करना होता है, उसमें मददगार इनको बनना होता है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में कोई बात हो जाएगी, नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको मदद करना है, इनका वोट न कट जाए। अपना वोट बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी संस्कृति को गिरवी रख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा प्रखर जी कि जो काम जजिया कर लगाकर उस समय किया गया, जो काम अंग्रेजों ने किया, वही कार्य कांग्रेस करती है। इस नाते कहा जाता है विदेशी मूल के व्यक्ति के द्वारा बनाई गई विदेशी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वो कभी भारत का भला नहीं चाहती, भारत के लोगों का भला नहीं चाहती। वो साफ कह रहे हैं कि विरासत टैक्स लगना चाहिए। अब विरासत टैक्स किसके पास है? जो भारत का है, उसी की तो विरासत होगी। जो भारत का नहीं है, जो आतंकवादी है, जो अपराधी है, जो रोहिंग्या है, उसके पास तो विरासत नहीं है। उस पर आप संपत्ति कर लगा दीजिए और उसका 55% ले लीजिए। ये काम तो अंग्रेज भी करते थे प्रखर। अंग्रेज भी तो कहते थे कि भाई जिस राजा का पुत्र नहीं है उसकी आधी संपत्ति हमारी। यही कार्य भी कर रहे हैं। चौथी बात प्रखर जी मैं कहूंगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान में जो भारत के हिंदू थे वो वापस आते हैं, वहां की संपत्ति सरकार की हो जाती है। लेकिन यहाँ जो भारत से मुस्लिम छोड़कर विदेश में जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति किसकी हो जाती है? वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो कौन नहीं ये जानता है कि कांग्रेस ये भरसक प्रयास कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है। तो भारत की जनता को का धन्यवाद कहिए कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनाती है, मोदी जी उसके प्रधानमंत्री होते हैं, जो सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद करते हैं, जो आवाज देते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं, सड़क देते हैं, सुरक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। और गरीब अगर बीमार होता है, दवा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आपने जो सवाल उठाया उनका जवाब हम अजय उपाध्याय से ले लेते हैं। अजय जी, लगातार कांग्रेस, अजय जी से संपर्क हमारा टूट गया। हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और हम देख रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर, और अब मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा आ गया है, एक नया मुद्दा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है, लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। दूसरा जो आरोप लग रहा है कि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हम सर्वे करवाएंगे। ये जो जिस तरह की रणनीति और राजनीति कांग्रेस के अंदर दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं इस और इशारा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के कैंप में जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं वो सब वामपंथी विचारधारा के हैं और जो कांग्रेस के पुराने नेता थे
वो पीछे हट चुके हैं और जो नए वामपंथी जिनके बारे में कहता है कि राहुल गांधी के आसपास वो बड़े करीबी हो गए हैं, वही लोग पूरी रणनीति बना रहे हैं पार्टी की। प्रखर जी, अब इसमें कोई संदेह तो रह नहीं गया है कि कांग्रेस की पूरी रणनीति कम्युनिस्टों के हाथ में। लेकिन जो काम कम्युनिस्ट भी करने का और कहने का साहस नहीं कर पाए, मार्क्स और लेनिन के चेले जिसको बोलते हुए डरते रहे भारत में, वो कहने का दुस्साहस आज राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराएंगे, किस वर्ग के हाथ में कितना धन है, उसके बाद बांटेंगे, और फिर सबसे जो उनका भाषण है, आज फिर से उन्होंने कहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, भ्रम में मत पड़िए। आप सैम पित्रोदा के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं के जो सफाई है उससे मत बिल्कुल आई वॉश मत करिए। साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं हम वो क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब क्रांति का मतलब इस देश में क्या क्या हुआ है उसको कोई कहने की बात नहीं है। नक्सलवाड़ी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ क्रांति के नाम पर हुआ है वो भयावह है। वो वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश में एक दूसरे के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कम्युनिस्टों ने बंगाल में किया, फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री मालिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और देश के उद्योग धंधे चौपट हो गए। इस देश में कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, एफडीआई छोड़िए, जो सामान्य व्यक्ति है वो पैसे लगाने से डरेगा। जिस समय दुनिया की हर कंपनी भारत की तरफ रुख कर रही है, उस समय में इस तरह की बात कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, इस तरह की बात भी उस एजेंडे की तरफ ले जाती है जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि आखिर राहुल गांधी विदेश क्या करने जाते थे और वहां से भारत के लोकतंत्र पर सवाल क्यों खड़ा करते थे। ठीक, हमारे साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय जी, जो बार बार आरोप लग रहे हैं वो यही अब आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और दूसरी जो उसकी मूल विचारधारा थी, जो समाजवादी विचारधारा कहते थे जिस दौर में, उससे अलग हटके अब घनघोर कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ कांग्रेस जाती दिखाई दे रही है। ये दो आरोप हैं। अजय जी, पहली बात कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उदारवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। हमने सदैव से आम गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ी है। आदिवासी, ओबीसी और जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनके न्याय की बात की है। आज भी हमने जो 5 न्याय और 25 गारंटियां दी हैं, उस मुद्दे को पढ़ना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के साथियों को और भाजपा के जो तथाकथित समर्थक हैं उनको, जो पत्रकार के मुखौटे में कई बार आजकल जो है चर्चा परिचर्चा में भाग लेते हैं। सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है, आज बौखलाहट प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनको अपने मित्रों को बचाने की चिंता है, क्योंकि 4 जून के बाद उनके मित्रों की संपत्ति राष्ट्रीयकृत की जाएगी, नेशनलाइज की जाएगी। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी के आसपास जो है वो वामपंथियों का घेरा बन गया और वामपंथी नीतियां जो है कांग्रेस पर हावी होने लगी, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? बेचने की तैयारी प्रधानमंत्री जी ने गलत तरीके से अपने मित्रों को की है और दीन दूनी राज चौगुनी इनकी संपत्ति बढ़ाई है। 1% लोगों की संपत्ति, इस देश की 40% जो संसाधन है उस पर कब्जा हो गया है। कहीं ना कहीं वो ठीक है। अजय उपाध्याय जी, मैं आपको माफी चाहूंगा, यहाँ पर मुझे रोकना पड़ रहा है। सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। और ये आशीर्वाद देने का एक ही तरीका इन दिनों है कि आप कमल के निशान पर बटन दबा करके आपका आशीर्वाद मोदी को पहुंचाइए। पहुंचाएंगे, भारी मतदान करेंगे। ये आपका वोट ही है जिसने पिछले 10 वर्षों में देश को तेज विकास की गारंटी दी है। आपके एक वोट ने भारत को
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आपको पता है ना, दुनिया में मैं जब आपने मुझे काम दिया उसके पहले हम 11 नंबर पे थे और इतने कम समय में हम 5 नंबर पर पहुंच गए। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण हो गया है। ये आपके वोट की ताकत है और मैं आज आपके वोट की ताकत का आपको साक्षात्कार कराने के लिए आया हूं। आपके एक वोट ने विदेशों में भारत का डंका बजा दिया। आपके एक वोट ने सीमा पर से हमें आंख दिखाने वाले दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए। और ये आपका ही एक वोट है जिसने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद राम लला को भव्य मंदिर में विराजमान कराया। बेटा आप वो फोटो लेकर के नीचे बैठ जाइए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है। आप बैठ जाइए। जय श्री राम। और इन 10 वर्षों में ये जो काम हुआ है वो तो केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे देश को, मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना है। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम जब से सरकार संभाली है वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, बैतूल देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। आदिवासी क्रांतिकारी सरदार गंजन सिंह जी कोरको और सरदार विष्णु सिंह जी गौंड, उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज के इस योगदान को स्वीकार ही नहीं किया। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। भाजपा सरकार में ही लाखों आदिवासी भाइयों बहनों को वन अधिकार का पट्टा दिया गया है। इन 10 वर्षों में पीएम आवास, उज्ज्वला सिलेंडर, बैंक खाते और मुफ्त इलाज जैसे अनेक काम हुए हैं। इन कार्यों ने आदिवासी समाज की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन से बहुत सी मुश्किलें कम कर दी है।
साथियों, अगर सरकार की नीतियां सही हो तो अन्नदाता क्या कर सकता है, ये बैतूल के किसानों ने करके दिखाया है। इस क्षेत्र में रबी और मूंग की फसलों का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं हेलीकॉप्टर से उतर करके यहां पहुंचा, चारों तरफ मूंग 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 की बात हो रही है। पांच की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैतूल में संबोधित कर रहे हैं एक जनसभा को, और हम बात कर रहे हैं पांच की पंचायत में। दो विषयों पर हम बात कर रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने जो विवादित बयान दिया है, पहला विषय वो है, और दूसरा विषय यह है कि जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है उसे लेकर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम पांच की पंचायत में चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ डी के दुबे साहब भी मौजूद है। डी के दुबे साहब, हम जब बात कर रहे थे जो सैम पित्रोदा का जो बयान है जिसमें उन्होंने 55% जो है वो टैक्स जो है विरासत टैक्स देने की बात कही है, हालांकि इस एंगल को किसी और राजनीतिक दलों ने तो नहीं पकड़ा, लेकिन ट्विटर पर और कई सोशल मीडिया साइट्स पर आम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो 55% विरासत टैक्स अगर कभी भारत में लागू होता है तो ये सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होगा, मुसलमानों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों में जो संपत्ति का बंटवारा है वो शरिया के आधार पर होता है। तो क्या ये भी एक एंगल है, क्योंकि आरोप तो ये भी लगता है कि पैसा बांटकर जो है वो मुस्लिमों को दिया जाएगा, या इस तरह का एक आरोप नैरेटिव एक बन रहा है। तो इसमें ये जो 55% विरासत टैक्स है तो ये तो सिर्फ हिंदुओं पर लागू होगा, मुस्लिमों का जो तो है वो तो शरिया के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? ये संभावनाएं इसलिए ज्यादा लगती हैं, वो तो भविष्य बताएगा कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये संभावनाएं इसलिए ज्यादा लगती हैं क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो 10,80,000 किलोमीटर लगभग जमीन पाकिस्तान में दे दी गई, अलग भूमि दे दी गई और यहाँ के लोगों को वहां जाना था। लोग यहाँ से गए, लेकिन भूमि यहाँ पर वक्फ में चढ़ा दी गई बहुत बड़े तादाद में। वो जमीन जो हिंदुस्तान सरकार की होनी चाहिए वो वक्फ के पास चली गई। दूसरी बात, जब हमने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया तो एनिमी प्रॉपर्टी में जो व्यक्ति चला गया है उसको डेड मानते हुए आगे सक्सेशन कर दिया। तो क्या फायदा हुआ उस एनिमी प्रॉपर्टी का? अगर उसका बेटा यहाँ रह गया तो जो व्यक्ति गया पाकिस्तान उसको मान लिया कि वो मर गया है और उसके बेटे को प्रॉपर्टी आ गई। तो ये सारी पॉलिसी ए से लेकर जेड तक 1947 से लेकर अभी तक ये दर्शा रही है कि उनकी मंशा क्या है। अब इस मंशा को आगे अगर लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है कि अगर दो लोगों ने यात्रा शुरू की 47 में, आज चौथी पीढ़ी लगभग चल रही है, एक के 5, 7, 10 बच्चे हुए और एक ने 2-2 किए, तो अभी तक इधर एक परिवार में 10 या 20 का परिवार हो पाया और उधर हो गया 400 का। 400 का जो परिवार हो गया तो एक संपत्ति अगर जिसके पास थी वो 400 गुना बट गई, 400 हिस्सों में बट गई, और इधर वो 20 हिस्सों में बटी, तो 10 गुना संपत्ति ऑटोमेटिकली इधर ज्यादा होगी। अब आप कहते हैं कि इम्बैलेंस हो गया, तो इम्बैलेंस तो जिसके पास संपत्ति होगी उसकी ही लेंगे। और इस इम्बैलेंस को अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर देखेंगे तो आपको याद होगा लैंड टू द टिलर्स कानून पास किया था और रोशनी एक्ट पास किया था, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर कश्मीरी हिंदुओं की सारी संपत्ति छीनकर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और केंद्र ने कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाया बल्कि सहमति थी। तो ये जो चला आ रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि इसकी अगली स्टेज क्या होगी, और जो अगली स्टेज है वो तो साफ सी बात है कि भाई हमारे परिवार में 20 लोग हो पाए 47 के बाद और उधर 400 लोग हो गए 47 के बाद, तो हमारी संपत्ति उनको देने का मन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और ये स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट वो बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मिर्ची लगी
प्रधानमंत्री को बहुत तेज की लगी। मतलब ये है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा या हम ये रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लगी और लगेगी का मतलब प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो बात को इंडोर्स कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम वो करने जा रहे हैं। अन्यथा क्या होता, राहुल गांधी जी मंच पर खड़े होते और कहते कि हमारा बयान गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और हमारा विचार ये नहीं था। उन्होंने कतई खंडन नहीं किया, वो कहते हैं नहीं प्रधानमंत्री जी को लग गई है। लग गई का मतलब है हम जो करने जा रहे हैं उससे प्रधानमंत्री जी को लग रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज की प्रॉपर्टी आगे भविष्य में खतरे में दिखाई दे रही है। ठीक, और अगर सरकार बनती है तो ये समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है। इसका जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा विषय था कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो देश में बहस चल रही है, इस पर मैं डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी से बाद में बातचीत करूंगा, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और हर्षवर्धन जी, जो एक आज दूसरे विषय को लेकर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री लगातार 2 बार ये बयान दे चुके हैं। बयान वो ये दे चुके हैं कि मुस्लिम आरक्षण जो है, ओबीसी मुस्लिम आरक्षण है, वो ओबीसी कोटे का हिस्सा मारकर मुसलमानों को वो आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया। तो क्या ये जो तुष्टीकरण के आरोप जो कांग्रेस पर मैनिफेस्टो जारी होने के बाद लगना शुरू हुए थे, वो धीरे धीरे जो है वो आम जनमानस जो वोटर है उसके दिमाग में अब ये बैठने लगे? देखिए प्रखर जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा की जाती है तो तुरंत एक आरोप आता है कि आप कम्युनल बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन क्या देश के लोगों को ये पता नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण लागू किया था? क्या ये नहीं पता है? कोर्ट से इस पर बार बार ऐतराज उठाए जाने के बाद भी उसको लागू किया गया। क्या ये लोगों को पता नहीं? और क्या ये लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ढेर सारी ऐसी नौकरियां वो उसको ओबीसी का हिस्सा जो है वो खा लिया? क्या ये लोगों को नहीं पता होना चाहिए? और आप जब इसकी बात करते हैं, जब आप हिंदू आरक्षण की बात करते हैं, जो हिंदुओं में आरक्षण है, क्योंकि साफ साफ जो संविधान सभा की बहस थी उसमें क्या कहा, उसमें बहुत क्लियर कट था कि सोशल जो आधार होंगे, सामाजिक जो आधार होंगे, उसके आधार पर है। क्या मुसलमान ये कह रहे हैं कि वो छुआछूत करते हैं, उनके यहाँ कोई समाज ऐसा दबा रहा है? तो सबसे पहले तो मुसलमानों को आना चाहिए। दूसरा, जब अल्पसंख्यक बोर्ड अलग से है, जब वक्फ बोर्ड बना हुआ है जो संपत्तियों को मैनेजमेंट करता है, क्या हिंदुओं के लिए अलग से उस तरह का कोई बोर्ड है? नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर समान नागरिक संहिता और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन जैसे कानूनों को, जो देश के कानून है, उसमें आप हिंदू मुसलमान क्यों घुसाते हैं? और तब जब आप ये करते हैं तो फिर प्रधानमंत्री की वो बात ठीक लगने लगती है जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ये अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है और जो बंटवारा हो रहा है वो तरीका गलत है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बंटवारा करना, ये सब तो बात ही नहीं करनी चाहिए। 1947 में भारत एक बार बड़ी विभीषिका झेल चुका है। हमारा देश बटा था हिंदू मुसलमान के आधार पर, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। अजय जी हमारे साथ अभी संपर्क टूट गया, सवाल तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, लेकिन एसएन सिंह साहब, कांग्रेस बार बार ये दलील दे रही है कि जो आर्थिक असमानता है वो दूर करना चाहती है, मुस्लिम आरक्षण की बात वो कहती है, लेकिन बीजेपी को दिक्कत क्या? अगर आर्थिक असमानता दूर करने की कांग्रेस बात कह रही है तो इसमें आखिर दिक्कत क्या? आर्थिक असमानता तो दूर होना चाहिए। प्रखर जी, ये बात कौन कह रहा है? पहली बार तो आप देश में आए नहीं है, इटली से चलकर या इंग्लैंड से चलकर, देश में 60 साल आपकी सरकार रहती है, आपको दूर करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे प्रखर जी, सांस्कृतिक बंटवारा भी ये करने का कार्य करते हैं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है 70-30 के रेशियो में, भाई 70 आम आपके पास है, 30 आम दूसरे के पास है, उस 70 में भी, उस 30 में से भी 15 लोग यहाँ रह जाते हैं, वो उसमें से भी माइनस हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि भाई सांस्कृतिक बंटवारा आप कर रहे हैं, धार्मिक बंटवारा आप कर रहे हैं, विरासत का बंटवारा आप कर रहे हैं। जब बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब वो भारत के लुटेरे थे, भारत के थे नहीं, तो सड़कों का नाम क्यों रखा जा रहा? इस नाते रखा जा रहा है कि जो नए लड़के आएंगे वो ये मानकर चलेंगे कि हमारे यहाँ कोई योद्धा नहीं था, हमारे यहाँ कोई वीर पुरुष नहीं था, हमारे यहाँ कोई महान पुरुष नहीं होता। तो जो सांस्कृतिक बंटवारा तो ये शुरू से कर देते हैं। धार्मिक बंटवारा देखिए कैसे करते हैं। एक धर्म का कोई मौलवी होता है, वो अगर शिक्षा देता है उसको पैसा देते हैं,
वो अगर मदरसे में पढ़ाता है उसको पैसा देते हैं, वो अगर नमाज कराता है उसको पैसा देते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म का कोई पुजारी है उसको पैसा नहीं देंगे। एक धर्म की अगर यात्रा कोई करने जाता है उसको आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चेंगे, दूसरे धर्म का नहीं करेंगे। भाई अगर आप मदरसे की छूट देते हैं तो हमारे गुरुकुल थे उसको भी छूट देना चाहिए, क्योंकि ये सब सोची समझी चाल थी कि पहले सांस्कृतिक विरासत का बंटवारा कर दिया जाए, फिर धार्मिक बंटवारा कर दिया जाए, और जब 60-70 साल हो जाएगा तो आर्थिक बंटवारा कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सत्ता में तो हम रहेंगे ही, बाकी जो आदिवासी होंगे, पिछड़े होंगे, दलित होंगे, जनजाति होंगे, इनमें जो भी बचा होगा सोना चांदी रुपया कपड़ा पैसा, वो अगर वो मर जाते हैं तो ले लीजिए। यही काम तो अंग्रेज भी करते हैं। भाई रानी लक्ष्मीबाई जी का युद्ध क्यों हुआ? अंग्रेजों की नीतियों के नाते तो देश में बहुत सारे युद्ध, तो जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, जो काम मुगल नहीं कर सके, वही काम तो कांग्रेस करने जा रही है। लेकिन प्रखर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा कि भारत के लोग जग गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लोग संकल्प लिए हैं विकसित भारत बनाने की, और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है, भारत के लोग ही इसको समाप्त पार्टी बना देंगे। क्योंकि जब जब कभी कोई बुरी नजर भारत के तरफ किया है, देखा है, वो कोई कितना भी ताकतवर रहा हो, कांग्रेस से भी बड़ा कोई ताकतवर रहा, तो भारत के लोग मिलजुल कर उसको समाप्त करने का कार्य किए हैं। आज जो घमंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस है, ये जो बुरी नजर भारत की तरफ इस तरह की सोच को जो आज प्रकट किया, आप देखेंगे इस चुनाव में कि भारत के लोग कांग्रेस को समाजवादी पार्टी बता कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस के लोगों का ये सोचा समझा चाल है कि जब भी वो आ जाएंगे पुनः 370 ले आ देंगे, वो भारत के संसाधनों पे एक अधिकार बता देंगे, वो हिंदू मुसलमान करा देंगे, सिखों की हत्या करा देंगे, कहेंगे बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसी चीजें होती है। ये सारी चीजें भारत के लोग नहीं होने देंगे। भारत के लोग संपूर्ण भारत का विकास चाहते हैं, इसी नाते मोदी जी ने मंत्र दिया है सबका साथ। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक के बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क जो है वो डीके दुबे साहब से लेना चाहूंगा। फिलहाल 5 की पंचायत में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम 5 की पंचायत में जो चर्चा कर रहे हैं वो अपने अंतिम सफर पर पहुंच चुकी है चर्चा, और डीके दुबे साहब मेरे साथ मौजूद है। डीके दुबे साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन ओबीसी के नाम पर दिए जा रहा है वो ओबीसी कोटा से दिया जा रहा है, और ये एक तरह से जो है वो जो ओबीसी हैं जिनको असली में हक मिलना चाहिए उनका हक छीना जा रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर की जो संविधान जब वो बना रहे थे, आरक्षण की परिकल्पना हो रही थी, उसके सिद्धांत के खिलाफ है। एक संविधान के जानकार होने के नाते आप इसे लेकर क्या सोचते हैं डीके दुबे साहब? बिल्कुल सही बात है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 16(1) कहा जा रहा है, और 15(4) और 16(4) में जहां रिजर्वेशन की चर्चा है, उस रिजर्वेशन में सांप्रदायिक रिजर्वेशन की कोई चर्चा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को सेकुलर बता रहा है, तो सेकुलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है? तीसरी बात ये भी है कि जो लोग कन्वर्ट हुए, क्योंकि भारत में तो कन्वर्टेड ही हैं, जो लोग कन्वर्ट हुए वो ये कह के कन्वर्ट हुए कि वो ट्रू रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, वो ये कह के कन्वर्ट हुए कि वो सुपर रिलीजन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सुपर रिलीजन है या जो ट्रू रिलीजन है, जहां कोई भेदभाव नहीं है, जब उसमें भेदभाव है ही नहीं, जब उसके अंदर कहीं से परसिक्यूशन है ही नहीं, तो रिजर्वेशन का आधार क्या है? रिजर्वेशन का आधार नहीं बनता है संवैधानिक। आप जानकार होने के नाते बात कह रहे हैं कि इस तरह का जो संविधान में जो रिजर्वेशन का जो मापदंड तय किए गए थे उसके आधार पर ये रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। फिलहाल 5 की पंचायत में इस बहस को हमें यही विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5 की पंचायत में अभी इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। 5 की पंचायत के प्रायोजक थे MDH। बढ़िया है